जब सरिता पिल्लई को पता चलता है उसके किचन के सिंक के नीचे से बड़े ही रहस्यमयी और अजीब तरीके से पैक किए गए नोटों के बंडल बाहर निकल रहे हैं तो वो सोचती है कि आखिरकार उसके परिवार की आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या ये होगा, ये तो हमें कहानी जानने के बाद ही पता चलेगा। इससे पहले कि हम एक्सप्लेनेशन शुरू करें, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी शुरू होती है एक मिडिल क्लास हाउसिंग सोसाइटी को दिखाते हुए, जहां हम उसके छोटे और टूटी सीढ़ियां, पीली दीवारें और लटकती पैंट के साथ हम पिल्लई परिवार को देखते हैं। इस घर में सरिता और उसके पति सुशांत लगभग हर सुबह किचन के सिंक को लेकर लड़ते हैं। सरिता एक बैंक में काम करती है, मगर सुशांत किसी भी नौकरी पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। सरिता और सुशांत का एक बेटा होता है समीर, जिसका घर में एक ही काम होता है, उसके फादर घर में जितनी भी गलतियां करते हैं उसे गिनकर रखना और मां आने पर उन गलतियों को बताना। वो दोनों अपने स्वभाव में बिल्कुल एक दूसरे से अलग थे। जबकि सरिता अपने काम के साथ साथ पूरे घर को संभालती थी, वहीं सुशांत पूरा समय बिल्डिंग के दोस्तों के साथ कैरम खेलने में बिताता था। इधर सुशांत ने कुछ लोगों से पैसे भी उधार लिए होते हैं, जो अब पैसे की वापसी के लिए सरिता को फोन करके परेशान करते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर आए दिन उनके बीच झगड़े होते थे। एक टाइम ऐसा था जब सरिता एक सिंगर और सुशांत एक गिटारिस्ट बनना चाहता था और उन्होंने इसके लिए बहुत ऑडिशन दिया। इसके बाद उनका सिलेक्शन एक सिंगिंग रियलिटी शो में हो भी जाता है, लेकिन शायद उनके नसीब में ये सब नहीं था। सरिता स्टेज पे इतने सारे ऑडियंस को देखकर डर जाती है और उसके गले से आवाज नहीं निकलती। इसके बाद उसको उस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये इंसिडेंट उसके मन में इतना घर कर जाता है कि वो अपने सिंगिंग करियर को भी छोड़ देती है और खुद को एक लूजर समझने लगती है। अपने मन की इस परेशानी को वो अपने पति के साथ भी शेयर नहीं कर पाती, जिससे डिप्रेशन में रोज रात में उसको उसी स्टेज शो की लाइट दिखाई पड़ती है और वही दृश्य उसके आंखों के आगे आने लगता है। ऐसे ही एक रात में जब सरिता पानी पीने के लिए किचन में जाती है तो उसे सिंक के नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो जानने के लिए पाइप को खोलती है तो पानी के साथ साथ प्लास्टिक में पैक किए हुए उसे कुछ नोटों के बंडल मिलते हैं। उन पैसों को देख के पहले उसे ये लगता है ये सब नोट जाली होंगे, लेकिन जब नोटों को वो बैंक में जाके चेक करती है उसे पता चलता है कि ये सारे पैसे तो 100% असली है। ये देख के वो बहुत खुश हो जाती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि इन पैसों से अब वो अपनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं। मगर सुशांत को अपने घर में हुए इस मिस्टीरियस इंसिडेंट को नहीं बताती और घर के अलग अलग जगह पे उन पैसों को छुपा देती हैं। इधर अचानक सरिता के खर्चे बढ़ते हुए देख सुशांत को उस पे शक होता है कि उसके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं, और उसका शक और पुख्ता हो जाता है जब उसे पता चलता है कि सरिता ने उन सबको पैसा लौटा दिया है जिनसे उसने कर्जा लिया था। जब इस बारे में वो सरिता से पूछता है इतने पैसे कहां से मिले तो वो कहती है कि उसकी मदर के कुछ फिक्स डिपॉजिट्स थे जिससे उसने उसका कर्जा चुकाया है। सुशांत को पड़ोसियों से एक झूठी खबर मिलती है कि सरिता का चक्कर किसी और लड़के के साथ चल रहा है, तो उसे ऐसा लगने लगता है सरिता को वही इतने पैसे दे रहा है, इसलिए वो अपने दोस्त को उसके पीछे जासूसी में लगा देता है। सरिता ये सबसे अनजान अपने पैसे के खर्चे में लगी हुई थी, लेकिन ये खुशी उसके नसीब में ज्यादा दिन तक नहीं रहती। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो दिन भी आ जाता है। अरे वही मनहूस दिन जब नोटबंदी का ऐलान हुआ था और 1000 और 500 के नोटों पर बैन लगा दिया गया था। न्यूज से ये पता चलता है गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन की अनाउंसमेंट कर दी गई है और आज से पुराने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद सरिता को लगता है उसकी लाइफ फिर से उसी पटरी पर आ गई। उसे अब इस बात का डर लगने लगा था उसका यह राज किसी को ना पता चल जाए। और इधर अगले ही दिन से बैंक में डिमोनेटाइजेशन की वजह से अफरा तफरी मच जाती है। अचानक हुए इस नोटबंदी के कारण आम जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब क्योंकि सरिता एक बैंक एम्प्लॉय थी, जिस वजह से उसे भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसे हैरानी तब होती है जब वो देखती है कि उसके किचन के सिंक से नोटों के बंडल आने बंद नहीं हो रहे हैं, बल्कि अब तो पुराने नोटों की जगह 2000 के नए नोटों के बंडल आने लगे हैं। सब परेशानियों के बीच उसके लिए वही एक खुशी का कारण होता है, लेकिन वो सोचती है उसके घर में पैसे रहने से वो कभी भी फंस सकती है, इसलिए उसने जितने भी नोट इधर उधर छुपाए होते हैं उसको कलेक्ट करके अगले दिन बैंक ले जाती है जमा कराने। मगर कहते हैं ना, भगवान की लाठी आवाज नहीं करती। जब तक वो बैंक में पैसा जमा करे उससे पहले ही बैंक में कुछ लुटेरे घुस आते हैं। बैंक में रखे हुए पैसों के साथ साथ वो लुटेरे सरिता के भी पैसे चुरा लेते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन में ये देखने को मिलता है कि सरिता पैसे चोरी होने के वजह से खुद को फिर से एक लूजर समझने लगती है। उसे लगता है कि वो अपनी जिंदगी में कभी विनर नहीं बन पाएगी और सुशांत के सामने रोने लगती है। सुशांत उसको समझा ही रहा होता है कि तभी इनकम टैक्स ऑफिसर वहां आ जाते हैं। उन्हें ये बताते हैं कि लुटेरे पकड़े जा चुके हैं और उनसे जो नोट मिले हैं वो सबसे पहले प्रिंट किए गए नोट है जो कि बैंक के थे। तो इनकम टैक्स ऑफिसर सरिता से पूछते हैं कि ये नए नोट उन्हें कहां से मिले और किसने दिए, और उन्हें ये भी बताते हैं कि कुछ पॉलिटिशियन और उनके एसोसिएट्स उनके रडार में हैं। उन लोगों को पहले ही नोटबंदी की इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी
और उन लोगों ने कुछ बैंकर्स के साथ मिलकर उनके पैसे पहले ही एक्सचेंज करवा लिए थे। इन ऑफिसर्स की बातें सुनकर सरिता उनको टालते हुए उन्हें गुमराह कर रही होती है। तभी सुशांत उन्हें बताता है कि ये पैसे उसे मिले हैं इसी बिल्डिंग के नीचे एक ड्रेन टैंक में। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही इनकम टैक्स ऑफिसर वहां जाकर क्रॉस चेक कर रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक पॉलिटिशियन का पीए रहता है जो अपने ब्लैक मनी को बाथरूम के पाइप में छुपा के रखता था, लेकिन कुछ दिनों से वह भी गायब है। सरिता के पड़ोसी को भी उस ब्लैक मनी के बारे में पता चल जाता है। कहते हैं ना, दीवारों के भी कान हुआ करते हैं, लेकिन पड़ोसियों के उससे भी बड़े होते हैं। सारे पैसे पकड़े जाए उससे पहले ही वह सब पीए के घर से कुछ पैसे निकाल लेते हैं। अब सुशांत इनकम टैक्स ऑफिसर को पीए का घर दिखा देता है, जहां उनको 500 और 2000 से भरे हुए नए नोटों के बैग भी मिल जाते हैं। इसके बाद कहानी 1 साल बाद दिखाई जाती है, जहां सुशांत को गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें उन्हें पकड़े गए ब्लैक मनी के 10% रिवॉर्ड के तौर पर देने की बात लिखी होती है। सुशांत यह पढ़कर बहुत खुश हो जाता है और वो सरिता को बताता है कि वो कोई लूजर नहीं है। हमारा तो समय ही बुरा चल रहा था। क्या हुआ अगर तुम उस दिन स्टेज पर गाना नहीं गा पाई तो? जिंदगी में कुछ पल इतने बुरे होते हैं कि इंसान उससे उभर नहीं पाता, लेकिन कुछ पल ऐसे भी होते हैं जिसे वो कभी भूलना नहीं चाहता, बल्कि उसी के लिए जीता है। सुशांत सरिता से कहता है, कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज हमें रिवॉर्ड के तौर पर ब्लैक मनी का 10% दिया जा रहा है, क्योंकि हमने उस पैसे को खोजने में इनकम टैक्स ऑफिसर्स की मदद की थी। हमारी शुरुआत भले ही बुरी हुई थी, लेकिन अब हम इस गरीबी में नहीं मरेंगे। सरिता और सुशांत दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत थी, वो भी एक विनर के तौर पर, न कि एक लूजर के तौर पर। तो दोस्तों, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी फिल्म चोक्ड पैसा बोलता है की कहानी। फिल्म की कहानी और बेहतर हो सकती थी अगर कुछ ट्विस्ट और ऐड कर देते तो। बाकी अगर एक्टर्स की बात करें तो सभी ने अच्छा काम किया है। फिल्म की लेंथ 1 घंटा और 50 मिनट है, जो कि कुछ ज्यादा ही लंबी है। तो चलिए मेरा शुक्रिया अदा कीजिए, मैंने आपका समय बचा लिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वक्त हो चला है अलविदा कहने का। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।